In the diagram shown, a light ray is incident on lower medium boundary at an angle of 45 degree. यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस रखा आपको 45 डिग्री और ये वाला मीडियम है √2. ठीक है, विद नॉर्मल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. इसके अंदर ये बताना आपको कि इफ म्यू टू इज ग्रेटर देन √2 देन द एंगल ऑफ डेविएशन इज 45 डिग्री. मैं तो ये कहता हूँ यार, इसमें जो है ना एंगल ऑफ डेविएशन 0 डिग्री रहेगा, जो कुछ ही रहो, कुछ ही हो जाए. मैं कहता हूँ म्यू2 की वैल्यू जो कुछ भी हो, म्यू2 की वैल्यू जो कुछ भी हो, यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन 0 रहेगा. यही आंसर होगा ना डी. ये कैसे है मैं बता देता हूँ आपको. पता है क्या, अगर बाउंड्रीज पैरेलल हो, इफ द बाउंड्रीज आर पैरेलल देन उनका स्नेल्स कांस्टेंट हमेशा बराबर रहता है. ये मैंने देखते ही कैसे बता दिया, मैं आपको ये बता रहा हूँ. आप भी देखते ही बता सकते थे इसको. कैसे? देखो इसके अंदर जो है ना, सबसे पहली बात तो एक चीज़ सुनो आप, मैं आपको एक काम की बात बताता हूँ जो कि मतलब जो है ना इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा उस बात से. मान लो यहाँ पे बहुत सारी बाउंड्रीज हैं, ऐसे बहुत सारी बाउंड्रीज हैं. ठीक है ना, ये N1 है, N2 है, ये वाली N3 है मीडियम, N4, N5, N6, बहुत सारे मीडियम्स हैं. एक लाइट रे पड़ी इस तरीके से ऐसे नॉर्मल लाइन, ये थोड़ा अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी. फिर मान लो कि यहाँ पे टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, फिर नॉर्मल बनाया ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, फिर ये नॉर्मल बनाया टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, फिर नॉर्मल बनाया अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी. मान लो कि ये पता नहीं मीडियम किस तरीके से चेंज हो रहे हैं. N1 N2 की वैल्यू पता नहीं क्या है, कम ज़्यादा हो रही है. ठीक है ना, मतलब इस केस के अंदर कभी तो लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो रही है, कभी टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो रही है. मान लो, समझ आ रही है बात आपको. यहाँ पे ये वाला एंगल मान लो θ1 और ये वाला एंगल मान लो θ2. अगर ये θ2 तो ये भी θ2 और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा θ3. तो ये वाला भी, ये वाला θ4, तो ये वाला भी, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स है ये. और ये वाला एंगल θ5, तो ये वाला एंगल भी θ5 और ये वाला एंगल θ6. ऐसा होगा ना यहाँ पे. अच्छा एक बात बताओ, अभी इस वाली बाउंड्री के लिए आप स्नेल्स लॉ लगाओ. इस वाली बाउंड्री के लिए अगर इस वाली बाउंड्री के लिए स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या लिखोगे बताइए. N1 sin θ1 इज इक्वल्स टू N2 sin θ2. ये लिखोगे ना आप, ये लगाओगे आप. अच्छा इस वाली बाउंड्री के लिए स्नेल्स लॉ लगाओ आप, क्या लिखोगे बताइए. N2 sin θ2 इक्वल टू N3 sin θ3, यानी कि इक्वल टू N2 sin θ2 इक्वल टू N3 sin θ3 ना. और फिर इस वाली बाउंड्री के लिए लगाओ बताइए. N3 sin θ3 इक्वल टू N4 sin θ4, N3 sin θ3 इक्वल टू N4 sin θ4 ना. तो यहाँ पे लिखोगे N4 sin θ4 और इस वाली बाउंड्री के लिए लगाओ आप. N4 sin θ4 इज इक्वल टू N5 sin θ5, N5 sin θ5 और ये बताइए इस वाली बाउंड्री के लिए लगाओ. N5 sin θ5 इज इक्वल्स टू N6 sin θ6, N6 sin θ6. अब मुझे एक बात बताओ, ये देखो सारे बराबर आ गए एक दूसरे के. ये N1 sin θ1 इस वाले मीडियम का स्नेल्स कांस्टेंट है. इस वाले मीडियम का स्नेल्स कांस्टेंट क्या है, N1 sin θ1 और इस वाले मीडियम का स्नेल्स कांस्टेंट क्या है, N2 sin θ2. ये रहा इस वाले मीडियम का स्नेल्स कांस्टेंट N3 sin θ3. तो हर मीडियम का स्नेल्स कांस्टेंट बराबर कर दिया मैंने, इक्वेट कर दिया. अगर बाउंड्रीज पैरेलल हो, इफ द बाउंड्रीज आर पैरेलल देन उनके मतलब जो स्नेल्स कांस्टेंट है वो हमेशा ही सेम रहेंगे. अगर बाउंड्रीज पैरेलल है तो उनके स्नेल्स कांस्टेंट क्या रहेंगे, हमेशा सेम हो जाएंगे, कुछ भी हो जाए. अच्छा यानी कि आप सीधा ही N1 sin θ1 इक्वल टू N6 sin θ6 सीधा कर सकते हो आप. दिस इक्वल टू दिस कर सकते हो. आपको बीच में चाहिए यहाँ पे ये मीडियम पता भी हो चाहे ना पता हो, एंड यहाँ पे θ3 θ4 θ5 की वैल्यू चाहे पता हो चाहे ना पता हो, आप सीधा इसका स्नेल्स कांस्टेंट इक्वल टू इसका स्नेल्स कांस्टेंट कर सकते थे. बात समझ आ रही है आपको. मान लीजिए आपको ना θ1 दे देता, N1 दे देता और N6 दे देता और θ6 पूछ लेता और ये बीच में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी नहीं दिए हुए हैं, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो. समझ आ रही है ना बात आपको. आपको सिर्फ इस वाले मीडियम का स्नेल्स कांस्टेंट और इस वाले मीडियम का स्नेल्स कांस्टेंट उनको इक्वेट करना है. अगर बाउंड्रीज पैरेलल हो तो जो मीडियम्स हैं उन सब के स्नेल्स कांस्टेंट एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे. तो यहाँ पर भी ऐसे ही है. इसके अंदर देखो ये वाली दोनों बाउंड्री पैरेलल थी, ये वाली दोनों बाउंड्रीज क्या है, पैरेलल. मुझे नहीं पता कि ये वाला मीडियम कौन सा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो इसका स्नेल्स कांस्टेंट और इसका स्नेल्स कांस्टेंट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए. इसका स्नेल्स कांस्टेंट और इसका स्नेल्स कांस्टेंट क्या होना चाहिए, बराबर. अगर इनका स्नेल्स कांस्टेंट दोनों का बराबर है तो देखिए ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 और ये वाला भी रिफ्रैक्ट बराबर है ना. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों बराबर है और ये वाला एंगल कितना है, 45 है. तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा यहाँ पे, 45 हो जाएगा. ये वाला एंगल 45 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा यहाँ पे, 45 हो जाएगा. एंगल तो क्या होगा इस केस के अंदर, सेम होगा ना यहाँ पे, सीधी सी बात है. और ये वाला एंगल अगर नॉर्मल के साथ 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी नॉर्मल के साथ 45 डिग्री होगा, यानी कि कोई भी डेविएशन आएगा नहीं, कोई भी डेविएशन आएगा नहीं यहाँ पे. हाँ जी, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपको. कोई डाउट है किसी के मन में, कोई डेविएशन आने वाला लाइट रे के अंदर. ये एक स्लैब की तरह हो गया, एक स्लैब है एक, और चाहे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, डजंट मैटर, डेविएशन तो आना ही नहीं है. ठीक है ना. कोई डाउट है किसी के मन में, कोई शक.